अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? ठीक है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद नवाज़। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम हमने स्टार्ट किया है। आज उसी लेक्चर की कंटिन्यूटी के हवाले से सेकंड लेक्चर है, जिसमें आज हम केसी एक्सप्रेशन केसी यूनिट्स को हम फाइंड आउट करेंगे और केसी एक्सप्रेशन को लिखना सीखेंगे डिफरेंट रिएक्शंस के लिए, और एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हम उसमें से भी एक टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है यूनिट्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। हमने केसी के यूनिट्स को फाइंड आउट करना है। तो एक सिंपल स्टेटमेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यू भी है कि केसी का यूनिट कब होता है और केसी का यूनिट कब नहीं होता। तो पहली बात, केसी हैज़ यूनिट, केसी का यूनिट कब होगा उसके लिए सिंपल आपने क्या याद रखना है, अगर इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ये इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। जब आपके पास कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्टेंट के मोल्स और प्रोडक्ट के मोल्स दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, उस केस में केसी का यूनिट होगा। क्या होगा, हम एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर एग्जाम्पल है अमोनिया की फॉर्मेशन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं और अमोनिया गैस की फॉर्मेशन होती है, इस रिएक्शन के लिए केसी एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, अमोनिया, मोल्स एक्सपोनेंट पावर में चले जाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर हम इन तमाम कंसंट्रेशन की जगह पे कंसंट्रेशन यूनिट को पुट करेंगे। वो क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नीचे भी क्या देगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हाइड्रोजन में भी क्या देगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एंड पावर एज इट इज यहाँ पर मौजूद है। अब क्या होगा, यहाँ पे जाके थोड़ा सा हम कटिंग करेंगे। ये जो पावर 2 है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये मुकम्मल तौर पर कैंसिल हो जाएगी किस में से, इसमें से दो वैल्यूज के साथ। यहाँ पे पावर 3 है, 3 में से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी 1 पावर आ जाएगी। और इस वैल्यू के ऊपर पावर पे क्या है, 1 है। अगर आप गौर करें तो ये वैल्यू भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ये वैल्यू भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और दोनों क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि दोनों वैल्यू सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जब पावर ऐड होगी तो आपके पास क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने दो काम इकट्ठे किए हैं। हम इस पावर को ओपन करेंगे, जब पावर ओपन हो जाएगी तो मॉल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और ये पावर के ऊपर पावर है। मैथ का रूल है कि जब पावर के ऊपर पावर आ जाए, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 2 6 हो जाएगा। हम इस वैल्यू को -6 है पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। आपके पास क्या रहेगा, डीएम की पावर +6 और मोल की पावर 2 था, ऊपर क्या हो जाएगी, -6। तो ये क्या है, ये किसी का यूनिट है फॉर एक ऐसा रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ये इक्वल नहीं है किसी चीज के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। सेकेंडली, केसी हैज नो यूनिट, केसी का यूनिट कब नहीं होगा, तो याद रखिएगा अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ये इक्वल हो किस चीज के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के। अगर आपके पास कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर होते हैं, उस केस में केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाइड्रोजन और आयोडीन गैस के रिएक्शन की, तो आपके पास क्या आता है, हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट है, इसके 2 मोल्स बन रहे हैं। अगर आप गौर करें तो रिएक्टेंट साइड पे जो टोटल मोल्स हैं वो 2 हैं, एक हाइड्रोजन का मोल है, एक आयोडीन का मोल है, तो टोटल मोल्स कितने हैं, 2। और प्रोडक्ट साइड में भी मोल्स कितने हैं, 2, यानी कि दोनों के मोल्स क्या है, वो इक्वल है। जब दोनों के मोल्स इक्वल है, इस केस में यूनिट नहीं होगा। कैसे, हम इस रिएक्शन के लिए पहले केसी एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। क्या रहेगा हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, और जो मोल है वो एक्सपोनेंट यानी कि पावर में लिखे गए हैं। उसके बाद हम कंसंट्रेशन यूनिट्स को पुट करेंगे, तो क्या रहेगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड आल्सो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पर क्या आ जाएगी, पावर एज इट इज। अब देखिए नीचे भी आपके पास 2 वैल्यूज है, ये पावर इसकी 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, दोनों की बेस सेम है, तो पावर 2 हो जाएगी। ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 2 बन जाएगी, दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी,
कैंसिल आउट, तो आपके पास Kc का कोई यूनिट इस केस में नहीं आएगा। तो यहाँ तक ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू दोनों सूरतों में है कि Kc का यूनिट कब होता है, Kc का यूनिट कब नहीं होता, अगर होता है तो हम किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में बस इसी के रिलेटेड आगे टॉपिक है, रिलेट करता है Kc एक्सप्रेशंस फॉर सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं जिनके Kc एक्सप्रेशन को हमने लिखना है, इसको हमने समझना है। ये अगर एक आप रिएक्शन समझ लेंगे तो आपकी बुक में मजीद 3 रिएक्शन के Kc एक्सप्रेशन को सॉल्व किया हुआ है, एक को सॉल्व किया हुआ है, 2 डायरेक्ट दिए हुए हैं जिनमें से आपने एक असाइनमेंट भी करनी है। फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर फॉर्मेशन है, और ये क्या है, ये एक गैसियस फेज रिएक्शन है, यानी कि ऐसा रिएक्शन एक्वस फेज रिएक्शन, सॉरी, एक ऐसा रिएक्शन जो कि वाटर यानी कि एक्वस की मौजूदगी में है, एक्वा की मौजूदगी में है। दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों किस फॉर्म में, ये एक्स फॉर्म में है। ईस्टर क्या होता है? ईस्टर हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम सिंथेसाइज कर रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर। कैसे कर रहे हैं? बाय द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल इन एक्वस फॉर्म। वापस क्या आ रहा है? इथाइल एसीटेट यानी कि ईस्टर एंड प्लस वापस क्या है, वाटर मौजूद है। तो इस रिएक्शन के लिए हमने क्या करना है, हमने Kc एक्सप्रेशन लिखना है। आप कह सकते हैं सर Kc सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्या है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट Kc होता है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, समझेंगे। Kc वापस क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम रिएक्शन कब आता है? जब दोनों का रेट सेम हो जाता है। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें चीज़ों को, तो हमने स्टार्ट पे कहा था चैप्टर के स्टार्ट पे कि जब आप एक रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट जीरो होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, स्टार्टिंग में फास्ट होता है, रिवर्स रिएक्शन वो वेरी स्लो होता है, लेकिन जैसे ही टाइम प्रोसीड करेगा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके पास प्रोडक्ट दोबारा से क्या हो जाएंगे, वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास से दोनों तरफ बोथ डायरेक्शन पे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड भी एंड रिवर्स भी, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब दोनों का रेट सेम हो जाएगा। रेट सेम हो जाएगा तो उसको हम उस वक्त हम कहते हैं रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम की फॉर्म अचीव कर चुका है। सिंपली देखिएगा जरा, आपके पास एसिटिक एसिड है, अल्कोहल है, और ये क्या बना रहे हैं, इथाइल एसीटेट और वाटर। हम कहते हैं जी एट टाइम जीरो, जब आपके पास टाइम जीरो है, यानी कि अभी आपने रिएक्शन को स्टार्ट नहीं किया, हम सपोज कर रहे हैं कि एसिटिक एसिड के आपके पास ए मोल्स है और बी मोल्स किसके हैं, अल्कोहल के, और प्रोडक्ट इथाइल एसीटेट और वाटर के 0 मोल्स हैं। 0 मोल्स क्यों है? क्योंकि अभी आपने रिएक्शन को स्टार्ट नहीं किया, टाइम जीरो है। रिएक्शन प्रोसीड होगा, टाइम स्टार्ट हो गया, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करें, कुछ टाइम गुजरने के बाद ऐसा वो टाइम आ जाएगा जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। उस टाइम पे जहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, आपके पास एक्स मोल्स क्या आगे हैं, प्रोडक्ट आगे हैं इथाइल एसीटेट के भी और वाटर के भी। जब आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट हमें हासिल हुई है और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बन चुके हैं, तो ये प्रोडक्ट किससे बने हैं, ये प्रोडक्ट इन रिएक्टेंट्स से बने हैं। यानी कि रिएक्टेंट्स में क्या आ गई है, रिएक्टेंट्स में थोड़ी सी कमी आई है। तो जो रिएक्टेंट्स में कमी आई है हम उसको इस माइनस के साथ लिख रहे हैं। और कितनी कमी आई है, एक्स मोल, क्योंकि आगे बस प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट एक्स मोल बन रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ए और बी में से किसको माइनस कर देंगे, एक्स को माइनस कर देंगे। एक्स क्या है, प्रोडक्ट है, माइनस क्यों कर रहे हैं ए और बी में से, क्योंकि ये रिएक्टेंट से बन रहे हैं, रिएक्टेंट में कमी आ रही है, जस्ट इस वजह से। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मोल्स है, लेकिन Kc के अंदर हमें मोल्स नहीं चाहिए होता, हमें कंसंट्रेशन चाहिए होता है। और याद रखिएगा जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन हमने पढ़ा, इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और मोल क्या है, मोल n है, डेसीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम का यूनिट है। इसका मतलब है कि आपके पास जो कंसंट्रेशन है ये बराबर किसकी होती है, n/v के, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के। तो जहाँ पर सिर्फ हमें मोल्स दिए हुए, वहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम नहीं है, यानी कि आपके पास कंसंट्रेशन नहीं है। तो इस मोल्स को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इन तमाम मोल्स को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, हम
ओवरऑल तमाम इन मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा a माइनस एक्स ओवर वी, b माइनस एक्स ओवर वी, एक्स ओवर वी एंड ऑल्सो एक्स ओवर वी। यहाँ से ये आपके पास कंसंट्रेशन आ गई है। हम फॉर दिस रिएक्शन हम केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे। केसी बराबर किसके होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करेंगे। आपके पास एसिटाइल एसीटेट क्या है एक्स ओवर वी, वाटर क्या है एक्स ओवर वी, एसिटिक एसिड क्या है ए माइनस एक्स ओवर वी और आपके पास अल्कोहल क्या है बी माइनस एक्स ओवर वी। यहाँ से ये वी से वी मल्टीप्लाई होंगे तो वी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स से एक्स मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये दोनों वैल्यूज अगेन मल्टीप्लाई होंगी वी से वी तो वी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ कटिंग हो रही है, ये वी स्क्वायर इस वी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा के सी बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स। ये क्या आ गया है ये के सी एक्सप्रेशन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। अब यहाँ पे एक बात जो नोट करने की वही है इस एक्सप्रेशन में कहीं पर वॉल्यूम नहीं है, इस फाइनल केसी एक्सप्रेशन में कहीं पर भी वॉल्यूम की वैल्यू मौजूद नहीं है। इसका मतलब जो इस सेक्शन का केसी है ये वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप वॉल्यूम को इंक्रीज करें या वॉल्यूम को डिक्रीज कर दें उससे इस केसी के ऊपर कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा। हाँ अब ऐसा क्यों है क्योंकि हमने स्टार्टिंग पे कहा था कि ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन एक्वस फेज रिएक्शन है। तो एक्वस फेज रिएक्शन में क्या होता है जो आपके पास केसी है वो डिपेंड नहीं करता कि उसके ऊपर वॉल्यूम के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास केसी एक्सप्रेशन के लिए एक रिएक्शन है डिसोसिएशन ऑफ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये भी क्या है ये भी गैस, ये आपके पास गैसियस फेज रिएक्शन है। पहले हमने क्या पढ़ा है एक्वस फेज रिएक्शन को पढ़ा है। अगेन उसी तरह से पैटर्न आपने याद करना है कि हमने पैटर्न क्या यूज की है। सबसे पहले हमने बात की थी कि रिएक्शन एट टाइम जीरो, फिर हमने बात की रिएक्शन एट टाइम इक्विलिब्रियम और फिर हमने क्या किया हमने मोल्स को डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से। ये 3 स्टेप्स हैं केसी एक्सप्रेशन को लिखने के। अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको कोई भी रिएक्शन दिया जाए वो चाहे बुक में हो या ना हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास क्या रिएक्शन है PCl5 है, ये किस में डिकम्पोज हो रहा है डिसोसिएट हो रहा है किसके अंदर PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन गैस के अंदर। यहाँ से हमने क्या करना है यहाँ से हमने इसका केसी एक्सप्रेशन निकालना है। वही बात करेंगे कि एट टाइम जीरो सपोज कर लेते हैं कि टाइम क्या है जीरो है। जब टाइम जीरो होगा तो आपके पास रिएक्टेंट क्या है ए मोल्स और प्रोडक्ट क्या है ये 0 मोल्स है क्योंकि टाइम जीरो है इसी वजह से। और जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा एक वक्त वो आ जाएगा जब आपके पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। वो टाइम जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है उस टाइम पे एक्स मोल्स क्या है आपके पास PCl3 और एक्स मोल्स ही क्या है आपके पास Cl2 और ये किस से बने हैं ये इस रिएक्टेंट से बने हैं। तो इसलिए क्या करेंगे हम इस A में से माइनस कर लेंगे, माइनस इस वजह से कि रिएक्टेंट में कमी आ रही है और प्रोडक्ट बन रहे हैं तो इसमें से माइनस कर देंगे और ये आपके पास क्या आ जाएगा XX मोल आ जाएगा। अब अगेन वही बात ये आपके पास मोल्स है, हमें क्या चाहिए हमें केसी एक्सप्रेशन को लिखने के लिए हमें कंसंट्रेशन यानी कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। अभी हमारे पास क्या है जस्ट मोल है तो क्या करेंगे मोल से कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए क्या किया जाएगा हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा ए माइनस एक्स ओवर वी, यहाँ पे एक्स ओवर वी एंड आल्सो एक्स ओवर वी। यहाँ से इस वैल्यू को हम पुट करेंगे केसी एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। अगर आप और करें हमारे पास केसी एक्सप्रेशन क्या है कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। ये आपके पास केसी एक्सप्रेशन है यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे PCl3 और PCl3 x और v है, Cl2 x और v है और PCl5 क्या है a माइनस एक्स और v। अगेन वही बात कि ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होगी v और v एंड x क्या आ जाएगा x के डिवाइडेड बाय v स्क्वायर डिवाइडेड बाय वापस क्या आ जाएगा a माइनस एक्स ओवर v। अगेन यहाँ पे कुछ कटिंग हो रही है वो क्या है वापस ये एक वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी इस एक दो पावर है पावर में से एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर वी डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। अब यहाँ पर ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, ये वैल्यू
इधर नीचे आके इस A माइनस एक्स के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैसी एक्सप्रेशन फॉर दिस गैसियस फेज रिएक्शन एक्स स्क्वायर ओवर A माइनस एक्स ओवर V। अगर आप गौर करें इस रिएक्शन के लिए जो केसी है, केसी इस रिएक्शन केसी एक्सप्रेशन के अंदर ये वॉल्यूम मौजूद है। अब इसका मतलब क्या है, फॉर दिस गैसियस फेज रिएक्शन जो वॉल्यूम है वो इफेक्ट करेगा केसी की वैल्यू को। अगर आप वॉल्यूम चेंज करेंगे तो केसी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, हमें ये एक्सप्रेशन बता रहा है। उम्मीद है आपको ज़्यादा समझ आ गई है। हम इससे आगे मजीद एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। ये भी क्या है, गैसियस फेज रिएक्शन है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट इन दोनों एग्जांपल से थोड़ा सा डिफरेंट है, हमने उसको समझना है क्या है। देखिए रिएक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया का, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और आपके पास क्या बन रहा है, अमोनिया गैस बन रही है एट, पहले भी बात करेंगे, एट टाइम 0 सेकेंड। जब आपके पास टाइम क्या है, टाइम 0 है, तो आपके पास क्या होगा, A मोल्स नाइट्रोजन है, B मोल्स हाइड्रोजन है, और 0 मोल्स क्या है, 0 मोल आपके पास है अमोनिया। क्यों, अभी तक रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करेगा और इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी। हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट क्या बनती है, X, और रिएक्टेंट्स में भी क्या करते हैं, हम X को माइनस कर लेते हैं। प्रीवियस अगर हम देखें, जो अभी दोनों हमने केसी एक्सप्रेशन सॉल्व की है, उनमें हमने यही काम किया था कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रही है X, उसी X को हम रिएक्टेंट से माइनस करते हैं, यानी कि A माइनस एक्स या फिर B माइनस एक्स। सेम काम यहाँ में होगा कि आपके पास क्या बन रहे हैं, X मोल्स आपके पास प्रोडक्ट बन रही है। जब X मोल्स प्रोडक्ट बन रही है तो आप क्या करेंगे, B में से X को माइनस कर देंगे, A में से X को माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने जहाँ पर X है वहाँ पर हमने कोई वैल्यू कोफिशिएंट B हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये क्यों किया हुआ है, हम इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हैं। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ वापस क्या मौजूद है, अगर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ हमारे पास कोई भी मोल्स या कोफिशिएंट की वैल्यू दी गई है, हम उस वैल्यू को x के साथ मेंशन करते हैं। दोबारा सुनिएगा, इस पॉइंट को क्लियर कीजिएगा कि आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास प्रोडक्ट बन रही है हम उसे x कह देते हैं, और उसी x को हम रेक्टेंट में से माइनस कर देते हैं, यानी कि A माइनस एक्स एंड B माइनस एक्स। लेकिन अगर केमिकल इक्वेशन के अंदर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर अगर आपके पास कोई मोल्स दिए हुए हैं, तो आप उन्हीं मोल्स की वैल्यू को आप x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे। हमने ये क्या निकाला है, ये आपके पास मोल्स है, A माइनस एक्स मोल, B माइनस 3x मोल एंड 3x मोल्स, ये हमारे पास मोल्स मौजूद है। हमें मोल्स नहीं चाहिए, हमें कंसंट्रेशन चाहिए। मोल्स को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। अगेन थर्ड स्टेप हमारा, थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो क्या देगा, A माइनस एक्स ओवर V मोल पर डेसिमीटर क्यूब, B माइनस 3x ओवर V एंड 2x ओवर V मोल पर डेसिमीटर क्यूब। यहाँ बस कंसंट्रेशन आ गई है। इस रिएक्शन के लिए हम केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x ओवर V, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, A माइनस एक्स ओवर V एंड B माइनस 3x ओवर V आ जाएगा। जहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, आपके पास ये होल पावर है, इस पावर को इन दोनों वैल्यूज के ऊपर सेपरेट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, b माइनस 3x का होल क्यूब डिवाइड बाय v का क्यूब। यहाँ पर देखिए हम कुछ कटिंग करेंगे, वो क्या है कि आपके पास ये पावर 2 है, ये पावर 2, यहाँ से दो पावर्स कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा, सिंपल पावर 1। अगर गौर करें यहाँ पर भी v है, इसके ऊपर पावर v1 है, इसके ऊपर पावर v1 है, तो आपके पास क्या हो जाएंगी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और v स्क्वायर हो जाएगा। और ये v स्क्वायर कहाँ पे है, ये v स्क्वायर डिवीजन में आ रहा है, तो आप जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके 4x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, फाइनल एक्सप्रेशन है फॉर केसी ऑफ फॉर द अमोनिया, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया के लिए। यहाँ से देखिए अगेन वही बात, जो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आया है,
इस केसी एक्सप्रेशन में आपके पास अगेन क्या मौजूद है, V यानी कि वॉल्यूम मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सिंथेसिस ऑफ अमोनिया के केस में, ये भी चूंकि क्या है गैसियस फेज रिएक्शन है, तो इस केस में भी अगर आप वॉल्यूम चेंज करेंगे तो केसी क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। यहाँ तक हमने 3 एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। एक एग्जाम्पल आपकी बुक में यानी कि केसी एक्सप्रेशन के वाले से आपकी बुक में एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन का आपको डायरेक्ट केसी दिया हुआ है, लेकिन आपने वो डायरेक्ट नहीं करना, आपने उसको मुकम्मल इसी पैटर्न से सॉल्व करना है, जो कि आपकी असाइनमेंट है। नेक्स्ट बेटा आपका टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी। केसी की जो एप्लीकेशन है वो क्या है, आप लोगों ने यही टॉपिक प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, इम्पोर्टेंस ऑफ केसी के नाम से। वहाँ पर आपने 2 टॉपिक्स को पढ़ा था, प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एंड प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट अ रिएक्शन, कि किसी भी रिएक्शन की सिमत का तयन कैसे किया जाता है और किसी भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन किस हद तक मुकम्मल हो गया है उसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो सेम आपके पास वही डेफिनेशन है, वही आपके पास हेडिंग है डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन की, कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, आप उस रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में किस तरह से बता सकते हैं कि एक फिक्स टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उसके लिए आपने 3 पॉइंट्स को ज़हन में रखना है। अगर बेटा आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर इन दोनों की जो रेशो है, रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर ये क्या हो, ये केसी से ज़्यादा हो, तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स आएगा, उसकी रिएक्शन क्या होगी, रिवर्स। ऐसा क्यों है, हम ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आपके पास फ्रैक्शन होते हैं, रेशो होती है, उस रेशो का आंसर ज़्यादा तब आता है जब आपके पास अपर वैल्यू क्या हो, वो ज़्यादा हो। अगर मैं कह रहा हूँ जी इस रेशो का आंसर क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इस केस में प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट से ज़्यादा है। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि इस रेशो का ओवरऑल आंसर क्या है, ज़्यादा है, तो इस रेशो का आंसर ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि आपके पास जो अपर वैल्यू है, जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, वो ज़्यादा है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट ज़्यादा हो, प्रोडक्ट ज़्यादा हो, रिएक्टेंट कम हो, तो क्या होगा, वो रिएक्शन वापस पीछे की तरफ आएगा, ज़्यादा से में से चीज़ें कम जाती हैं, कम की तरफ जाती हैं, यानी कि प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो रिएक्टेंट में। जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, रिएक्शन ये वापस से पीछे की तरफ यानी कि बैकवर्ड और आपके पास रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। सेम इसी तरह से अगर ऐसा हो कि आपके पास जो ये रेशो है, रेशो बिटवीन प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, ये क्या हो, इसकी वैल्यू ओवरऑल क्या आ जाए, ये स्मॉल आ जाए, किससे, केसी से, फिर क्या होगा, देखिए इस फ्रैक्शन की जो ओवरऑल वैल्यू है वो कम तब आएगी जब आपके पास कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, जब आपके पास रिएक्टेंट की वैल्यू क्या है, ये ज़्यादा होगी। आपके पास जो ये रेशियो है प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, अगर इसका ओवरऑल आंसर, ओवरऑल वैल्यू क्या आती है, वो स्मॉल आती है, किससे, केसी से। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इस केस में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो चूंकि ज़्यादा है, इसलिए ओवरऑल रिएक्शन की ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है, वो स्मॉल आ रही है। अब चूंकि आपके पास रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है, रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तो रिएक्शन किधर जाएगा, अब रिएक्शन आगे की तरफ मूव करेगा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा टू अचीव द केमिकल इक्विलिब्रियम। और थर्ड वापस लास्ट पॉइंट है कि आपके पास अगर जो रेशियो बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, अगर इनकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू अगर ऑलमोस्ट इक्वल होगी, यानी कि ऑलमोस्ट क्या है, वो एक जैसी है, आपके पास जो केसी के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका हुआ है। अब इन दोनों रेशो, जो आपके पास रेशो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों के दरमियान जो रेशो है, इस रेशो का आंसर अगर केसी के बराबर आ जाएगा तो हम कहते हैं रिएक्शन क्या है, वो इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। और ये इक्वल कब आएगा, जब आपके पास दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, वो ऑलमोस्ट क्या है, वो एक जैसी होगी, वो कांस्टेंट रहेगी तब। तो आपने इस एप्लीकेशन के अंदर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के अंदर 3 पार्ट्स को ध्यान में रखना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगा, रिएक्शन रिवर्स कब आएगा और रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव
कब कर चुका है, हमें उसका अंदाज़ा किस तरह से लगेगा। तो अगर आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट की रेशियो है उसका आंसर ज़्यादा है तो रिएक्शन रिवर्स आएगा, अगर रेशियो का आंसर कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और अगर रेशियो का आंसर वापस क्या है वो ऑलमोस्ट इक्वल है केसी के, इसका मतलब क्या है रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन आपको मैंने भी करवाई है। इसकी सेकंड एप्लीकेशन एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, वो आपकी असाइनमेंट है। जहाँ तक आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका, लेकिन अपनी असाइनमेंट के वाले से सुन लें। आपने क्या असाइनमेंट करनी है, जो हमने केसी एक्सप्रेशन लिखे हैं, इस अमोनिया सिंथेसिस के केसी एक्सप्रेशन के बाद एक और आपके बुक में केसी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वो डायरेक्ट आपके पास पहले लिखी है केसी एक्सप्रेशन की, लेकिन उसको सॉल्व नहीं किया हुआ, वो उसका जो सोल्यूशन है वो आपके असाइनमेंट है। और उसके साथ साथ जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सेकंड एप्लीकेशन है वो आपके पास है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये वो भी क्या आपकी असाइनमेंट है। तो आपके दो क्वेश्चंस, एक केसी एक्सप्रेशन को लिखना जो यहाँ पर सॉल्व नहीं किया गया लेकिन आप बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, उसको प्रॉपर सॉल्व करना, डिराइव करना, और दूसरा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।